हमारे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं, जो कि साबिक स्पीकर भी रही हैं और इसके अलावा GDA की जो है वो बड़ी अहम रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आज बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो बड़ा हंगामा आराई करती है, लेकिन इस मरतबा एक्चुअल ऑपोजिशन में तो आप हैं, लेकिन ऑपोजिशन में होने के बावजूद ऑपोजिशन की जो अहम सीट है उस पर नहीं है। तो आज हम कोई हंगामा देख पाएंगे या नहीं? देखिए जी, GDA और मैं समझती हूँ हम लोग जो भी टीम मेंबर हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। और इसके लिए ये है कि यकीनन इस वक्त तो जो बजट जिस तरह दिया जा रहा है और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तो पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसके हवाले से देखना ये है कि ये आगे क्या बजट देने जा रहे हैं। बहरहाल पर एक हम इससे भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे, पूरा एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और फिर जो भी चीजें हम देखेंगे, जो ओवरसाइट रोल, वीकनेसेस हैं, जो भी उनके आती हैं बजट में वो पेश करते हैं, उसे हम अपनी स्पीचेस के जरिए उसमें से उनकी जो कमजोरियां या पॉजिटिव बातें हैं वो हम अपनी स्पीचेस में देंगे। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त के जो अपोजिशन लीडर हैं जनाब राजा रियाज साहब, उनके बारे में हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने अगला इलेक्शन PMLN के टिकट पर लड़ना है। तो वो कोई हकीकी अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, मैं तो उसे बी टीम कहती हूँ और ये बहुत कमजोर कर रही है सारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस और जमहूरियत के उस प्रोसेस को, क्योंकि अगर ये जब वो स्पीच करें और ट्रेजरी बेंचेस से थम्पिंग हो तो आप मुझे बता दें कि ये किस किस्म की अपोजिशन है। और अब ट्रेजरी बेंचेस से सारी बात उनके लिए हो तो वो भी बड़ी अजीब बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हकीकी अपोजिशन को रिकग्नाइज करना चाहिए, जो कि उनकी अच्छी बात तो जरूर अप्रिशिएट करे, लेकिन हमारा काम है ही ये कि एक ओवरसाइट और उनकी कमजोरियों की निशानदेही करें। आज देखिए कि अगर आपने 60 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, तकरीबन 7 रुपए बिजली के पर यूनिट पे बढ़ गए, तो आप मुझे बताइए कि एक स्पीच या एक चीज इनकी तरफ से नहीं हुई कि फ्लोर पे इस हवाले से वो कोई बात कहें। ठीक है, अगर कोई बर्डन उसका पिछली हुकूमत को और इनको, लेकिन एक स्टेप ऐसा है जिसने गरीब आदमी की क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ मिडिल क्लास को वाइप आउट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वाइडन कर दिया है बिटवीन रिच एंड पुअर। एक्चुअली जितना मिडिल क्लास आपका इफेक्ट हुआ है इस वक्त, और इस मिडिल क्लास रही नहीं है जो कि एक्चुअली इकोनॉमी का इंजन होता है, तो आपने उसको खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जिसकी निशानदेही करनी चाहिए थी, इसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी पार्लियामेंट ने नहीं देखा। और अगर इस तरह की सिलसिले रहे तो मैं समझती हूँ कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, अब इस पूरे धचके में एक जो इकोनॉमिक सर्वे जो कल रिलीज हुआ है उसके अंदर तो बड़ा अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया गया कि जी 6% के आसपास ग्रोथ रेट है और बहुत सारे जो ऐसे डोमेन्स हैं जिनके अंदर टारगेट्स भी हुकूमत ने पूरे किए। तो फिर ये जो मलबा गिराया जाता है कि पिछली हुकूमत ने सब कुछ गलत कर दिया था और इकोनॉमिक मेस में जिस वजह से हम आज हैं वो पिछली हुकूमत की तरफ की वजह से, तो ये बात तो सही साबित ना हुई। इकोनॉमिक सर्वे के तो नंबर्स ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया, और कल यही मैं हैरान हो रही थी कि सारी वो फिगर्स कि आप कह रहे हैं कि ग्रोथ टारगेट था 4.48 समथिंग, लेकिन 5.9% GDP आपका आया है। आपके टैक्सेस बढ़े हैं, आपके एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से जो एग्री सेक्टर में आपने कहा है कि वो बढ़ा है। तो फिर इशू कहाँ था? आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी इंक्रीज आई थी और जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, तो मेरे ख्याल में सारे जो फिगर्स आपने दिए हैं, सारे इंडिकेटर्स, वो तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। देखिए, GDA का जो स्टांस था, मैं किसी शख्स के लिए नहीं, न किसी पार्टी के लिए,
हमारा एक जीडीए का स्टैंड था कि हम ये कह रहे थे कि अगर ये इस वक्त डिरेल किया गया तो एक तो आप उस तसलसल को खराब करेंगे और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो पूरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। और वही कुछ हुआ। अगर आपको पता था कि ऑयल जो है, चाहे एडिबल ऑयल हो या आपका ऑयल एंड गैस है, आप इंपोर्ट करते हैं, ये कौन से थे लोग जिनको नहीं मालूम था? अगर वो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही थी तो यकीनन उसका इम्पैक्ट मुल्क के अंदर आना था। तो ये क्या आज के फाइनेंस मिनिस्टर को ये इल्म में नहीं था कि ये इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है? और आप क्यों भूल जाते हैं कि जो कोविड सिचुएशन थी जिसने पूरी दुनिया को लपेटे में लिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उससे इफेक्ट हुई, हर मुल्क में ग्रोथ नीचे गई। आप ये बिजली की कीमतें, पेट्रोल, आप अमेरिका में देख लीजिए, आज वही पेट्रोल जो अगर आपको 1 पॉइंट सम डॉलर का मिलता था आज पर लीटर, आज वो 6 पॉइंट समथिंग का है। तो अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी ये है, आपके रीजन में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल आपको अपने मुल्क में पाकिस्तान में मिल रहा था। तो अगर ये सब चीजें आप जानते थे और आज आप खुद कह रहे हैं कि जी ये तो इंपोर्ट होती हैं, भाई तो अगर इंपोर्ट आप इनको नहीं पता था कि तब भी इंपोर्ट हो रही थी पीटीआई के दौर में, और या तो अचानक से आकर वो इंपोर्ट खत्म कर दें और हमारे पास कोई तेल और गैस के ज़खायर निकल आए, ऐसा तो नहीं होना था। लेकिन अब ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी थी कि जिसमें उन्होंने इस्तीफे देकर और असेंबली से बाहर जाने का फैसला किया, तो आपके ख्याल में अगर आज वो असेंबली में होते तो क्या सही तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते? उनका ये फैसला सही था या गलत था? जी, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले ही कह दिया था कि हम नहीं देंगे, और मैं नहीं समझती कि इस्तीफे देने चाहिए हैं, और पार्लियामेंट के अंदर एक भरपूर किरदार होना चाहिए था। और मैं आज भी ये समझती हूँ, क्योंकि जीडीए का जो फैसले थे, हमने जो फैसले किए कि उस वक्त हमने कहा कि इसको डिरेल ना करें इस सिस्टम को, और एक कंटिन्यूटी में चली आ रही है, हर हुकूमत की परफॉर्मेंस सामने आ रही है, और अवाम पे छोड़ दें कि अवाम जो है कि फैसला करे। इसी तरह अगर ये जो भी साल बाकी रह गया था, इसके ऊपर आप साल सवा साल, क्योंकि उसके बाद तो सारा आप प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में चले जाते हैं, तो अगर ये कंटिन्यू होता तो आज अवाम इनको जो भी आज महंगाई, लोड शेडिंग और जो सूरत हाल है मुल्क में, जो क्राइसिस है इस वक्त, वो सूरत हाल इस तरह ना होती। और हुकूमत तो आज जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आप क्या देख रही हैं, अवाम के लिए क्या होगा? देखिए, वो तो खुद मैं जो मीडिया पे इनकी सुन रही थी सारी गुफ्तगू, उसमें तो वो खुद कह रहे हैं कि इससे कोई तवक्को ना रखें, कि इस बजट से कोई तवक्को ना रखें। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज सच हमें कोई तवक्को नहीं, क्योंकि हकीकी मायने में अगर मैं एज अपोजिशन का अगर मैं किरदार में रहूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कि ये हकीकी मायने में IMF का बजट है। और पहली दफा, क्योंकि वरना जितनी हुकूमतें आई उसमें चाहे पहले पीपल्स पार्टी की थी या नवाज की थी, PMLN की थी और फिर PTI, उन तीनों सूरतों में यस पार्टली वो होता है कि हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ और IMF से उसके जरूर आते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के भी हालात को देखते हुए एक पॉलिसी जरूर देते थे। लेकिन आज ये प्योरली हम जानते हैं कि इनको IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो मनोमन इसमें इनको इंक्लूड करनी पड़ेंगी, और जिसका इम्पैक्ट, जिसका मैंने कहा कि गरीब आदमी को वैसे ही पिसा हुआ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट आज वाइट कॉलर और मिडिल क्लास तबके को है, जो वो क्लास वाइप आउट होती जा रही है। किसी भी आदमी का अगर आपका और मेरा जीना मुश्किल है, तो आप सोचिए कि गरीब आदमी तो बिल्कुल ही जमीन से लग चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से बात हो रही थी।